या तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग एट नेशनल लेवल। कंट्री को, आपके देश को एक्सपोर्ट का क्या बेनिफिट है? आपने देखा होगा हमेशा गवर्नमेंट आपके देश में एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यार एक्सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई द गवर्नमेंट ऑलवेज एनकरेज एक्सपोर्ट, यू कैन से। सो द वेरी फर्स्ट रीजन, द वेरी फर्स्ट बेनिफिट दैट अ कंट्री गेट्स फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से सबसे पहला बेनिफिट जो देश को होता है वो है, आप कह लीजिए, आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। सीधी सी बात है, अगर आप यूएस में गुड्स सेल कर रहे हो, अगर एक इंडियन फर्म अगर यूएस में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो जो अमाउंट मिलेगा, जो प्राइस मिलेगा, डेफिनेटली वो डॉलर के फॉर्म में मिलेगा। तो ये जो डॉलर है दैट इज द फॉरेन एक्सचेंज। तो होता क्या है कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट की वजह से जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज है वो आपके देश में आता है। अब ये जो वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज है, गवर्नमेंट इसका बहुत सारा इस्तेमाल करता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा हमारे गवर्नमेंट ने डिफेंस के लिए जो रफाल का डील किया था, तो रफाल जब उन्होंने खरीदा तो रफाल खरीदने के बाद में रुपी की टर्म में पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट जो होगा वो हमेशा इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल करेंसी में होगा, लाइक डॉलर समझ लीजिए। तो ये वही डॉलर है, जो डॉलर का पेमेंट किया गया, ये वही डॉलर है जो आपके कंट्री के जो एक्सपोर्टर्स है जिन्होंने एक्सपोर्ट किया था उसकी वजह से मिला था। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक्सपोर्ट होता है तो उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है, और ये फॉरेन एक्सचेंज इस्तेमाल होता है फॉर द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, आप कह लीजिए, या रॉ मटेरियल कह लीजिए। आप रॉ मटेरियल के लिए स्पेयर कंपोनेंट कह लीजिए, डिफेंस वगैरह के लिए जो हम लोग मशीनरी वगैरह खरीदते हैं, जो टेक्निकल नॉलेज कह लीजिए आप, 5G वगैरह हम लोगों ने जापान से इंपोर्ट किया है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट से खरीदने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। और वो जो फॉरेन एक्सचेंज है गाइस, वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है ओनली बाय एक्सपोर्ट मार्केटिंग। तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग नेशनल लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में आपको हेल्प करता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, दूसरा इंपॉर्टेंट है इसका इंटरनेशनल ट्रेड, आप कह लीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन मेंटेन करने में सहायता करता है। रिलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग गाइज। सीधी सी बात है, आप देखिए आपके जो पड़ोसी हैं, आपके बहुत सारे पड़ोसी होंगे, लेकिन जिनसे आपका लेन देन है, जिनसे आप मान लीजिए कभी चीनी लेते हो, जिनको कभी आप मिल्क देते हो, तो ये जो चीनी मिल्क लेने देने से क्या होता है, उनसे हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है रैदर देन अदर जो आपके नेबर्स हैं उनसे। यही बात कंट्री लेवल पर भी अप्लाई होता है। आप कह लीजिए कि आपके जो पड़ोसी देश है, आपके बहुत सारे पड़ोसी देश है, या आपके अगर हम लोग वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ऑलमोस्ट 205 कंट्रीज हैं। तो इन 205 कंट्रीज से हमारा रिलेशन कब इंप्रूव होगा? ऑब्वियस सी बात है, जब हम उनसे कुछ लेन देन करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस जो आपका एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, ये काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होता है, आप कह लीजिए। तो जब आप एक्सपोर्ट करते हो प्रोडक्ट, मान लीजिए अगर मैंने यूएस में अगर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया, तो यूएस अल्टीमेटली मेरे साथ एक बॉन्ड में आ जाता है। यूएस अल्टीमेटली मेरे साथ में एक आप कह लीजिए रिलेशन में आ जाता है। ये रिलेशन अल्टीमेटली मुझे पीस क्रिएट करने में हेल्प करता है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा। मान लीजिए अगर नेपाल मेरे से बहुत सारे गुड्स खरीदता है, तो आई विल नेवर व्हाट यू कैन से आई विल नेवर गो इन अ वॉर विद अ नेपाल। मैं नेपाल से कभी भी, आई कैन नेवर अफोर्ड द वॉर विद अ कंट्रीज विथ whom आई हैव अ गुड रिलेशन। जिससे मेरा रिलेशन अच्छा है ना, उससे मैं कभी भी वॉर नहीं करूंगा। तो एक पीसफुल इन्वायरमेंट जो है, आप कह लीजिए, पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। इससे ना आपका पॉलिटिकल और कल्चरल टाइज जो है वो क्रिएट होते हैं। आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊंगा मैं। इसराइल से हम लोग हथियार खरीदते हैं, और यही रीज़न है कि इसराइल से हम लोगों का पॉलिटिकल टाई अप है, आप कह लीजिए। सिमिलरली आप यूएस की बात कर लीजिए, यूएस से हम लोग एक पॉलिटिकल बॉन्ड शेयर करते हैं बिकॉज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। गल्फ नेशन से हम लोग कभी भी, आप देखिए, गल्फ नेशन के सामने हम लोग वॉर नहीं करते। द रीजन इज ओनली वन, वी आर बाइंग पेट्रोलियम फ्रॉम देम। सिमिलरली गल्फ नेशन भी हमसे वॉर करना नहीं चाहते बिकॉज जो भी स्पाइसेस वगैरह है, जेम्स ज्वेलरीज वगैरह है, वो हमसे खरीदते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड ओनली हमारा जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो क्रिएट होता है ना। नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब गाइज ये जो टर्म है ना, ये समझने के लिए आपको बहुत डिटेल में सुनना होगा। ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके देश के अकाउंट की तरह है। आप बैलेंस शीट बनाते हो, इसमें दो साइड होता है, आप कह लीजिए। एक आपका होगा रिसिप्ट साइड,
और एक आपका हो जाएगा पेमेंट साइड। होता क्या है कि जब भी मैं कोई भी गुड्स खरीदता हूँ, जब भी मैं कोई भी गुड्स बाहर से खरीद रहा हूँ तो उसके लिए मुझे पैसे पे करने पड़ रहे हैं, तो वो मेरे पेमेंट साइड में एंट्री होता है। लेकिन जब मैं कोई गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ, सेल करता हूँ, तो वो मेरे रिसिप्ट साइड में आता है। अभी आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इतना तो आपको भी आइडिया होगा कि अगर मेरा रिसिप्ट ज़्यादा है, यानी कि बाहर के देश से अगर मेरे पास में पैसा ज़्यादा आया है और मैंने पे कम किया है, तो डेफिनेटली मैं प्रॉफिट में हूँ। तो इसको बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल आपके देश का जितना भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे आप अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वैसे ही देश का जो पूरे देश का अकाउंट है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसमें रिसिप्ट और पेमेंट साइड होता है। तो होता क्या है कि जब मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता हूँ तो मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व हो जाता है। कैसे सॉल्व हो जाता है? क्योंकि एक्सपोर्ट करने की वजह से पैसा आता है, तो इसकी वजह से मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो जाएगा, मुझे अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा। गाइज एक्चुअली देखा जाए तो ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत हार्मफुल था। हालांकि हम लोग अब इसको थोड़ा डील करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा निगेटिव रहा है। मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ चाइना की अगर बात करें, चाइना को हम लोग 5 बिलियन का गुड्स सेल करते हैं, जबकि चाइना से हम लोग 100 बिलियन का गुड्स खरीदते थे। यानी कि सिर्फ चाइना से हम लोगों को 95 बिलियन का लॉस होता था। तो इसीलिए अभी तो इन दिनों हम लोगों ने चाइना से थोड़ा ट्रांजेक्शन जो है वो कम कर दिया। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें। द रीज़न इज़ ओनली वन कि हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और गुड्स सेल करेंगे। रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा, आई डोंट नो आपको पता चला या नहीं, बट रिलायंस जियो इज़ गोइंग टू डेवलप 5G। और सिर्फ 5G नहीं बनाएगा वो, बल्कि वो 5G एक्सपोर्ट भी करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप 5G खुद बना रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो, आपके देश को बेनिफिट होने वाला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होने वाला है। नेक्स्ट आ जाएगा रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। आप में से जितने लोगों ने भी कंप्यूटर ऑपरेट किया है, आप सबको पता है कंप्यूटर में एक चीज आपने हमेशा कॉमन देखी है, वो है विंडोज। आज विंडोज 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन विंडोज यूज करता है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट जो है वो यूज करता है, बिल गेट्स का कंपनी, आपको पता होगा। तो अल्टीमेटली माइक्रोसॉफ्ट का रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में अगर बना है तो सिर्फ इसीलिए बना है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में सेल करता है। आज आप लोग आईफोन यूज करते हो, आज आप लोग एप्पल का आईफोन का इंडिया में डिमांड बहुत ज्यादा है। यही डिमांड चाइना में नहीं है। द रीजन इज कि आईफोन को चाइना में एंट्री ही नहीं है, लेकिन इंडिया में एप्पल को पूरी तरह से एंट्री है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपको किसी भी मार्केट में रेपुटेशन बिल्ड करना है ना, तो आपको उस मार्केट में उतरना पड़ता है। और उस मार्केट में उतरने के लिए गाइज आपके पास में एक ही सिंगल ऑप्शन है, दैट इज द एक्सपोर्ट। आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जाओगे, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरोगे तभी तो आपका रेपुटेशन बिल्ड होगा। मैं आपको कहता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ सोप के ब्रांड है, आपको सब नहीं पता। आपको 2 या 4 ही नाम पता है जो आप यूज करते हो, या आप किसी को यूज करते हुए देखते हो, या टीवी पे ऐड देखते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको रेपुटेशन बिल्ड करना है, लाइक अगर मैं कहूँ गरम मसाले, यार इंडिया टॉप पोजीशन पे है, तो ये हम लोगों ने रेपुटेशन बिल्ड किया क्योंकि हम लोग इस पैसेज में डील करते हैं। हम लोग जो गरम मसाले हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट मार्केटिंग की वजह से आप इंटरनेशनल मार्केट में रेपुटेशन क्रिएट कर पाते हो, ऐसा कहा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए, अब सीधी सी बात है, जब मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ना दोस्तों, तो 2 तरह का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। मैं कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब कैसा? अभी मैं अगर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, जो एज ए एक्सपोर्टर मैं 10 लोगों को जॉब दूंगा, प्रोडक्शन करवाऊंगा, ये हो गया डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब कैसा? अब अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो बैंकिंग भी चाहिए, इंश्योरेंस भी चाहिए, तो जो अलाइड इंडस्ट्री है, यानी जो जुड़ी हुई इंडस्ट्री है, वो भी डेवलप होती है। मान लीजिए इंडिया में पहले 10 लोग एक्सपोर्ट करते थे, एक बैंक इनफ था। अब 100 लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो 10 बैंक की जरूरत पड़ेगी। जब 10 बैंक बनेगा तो उन 10 बैंक में काम करने के लिए लोग भी चाहिए। उसको बोलते हैं आप लोग इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप कह सकते हो। तो एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे प्रोमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अब आप कहोगे सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला पॉइंट तो हम लोग हर जगह देखते हैं। यस, इट इज अ कॉमन पॉइंट, क्योंकि ये कैसे ना कैसे लिंक होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? तो ध्यान से सुन लीजिए आप। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए कुछ चीजें हैं जो जरूरी होती है। आप कह लीजिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामग्री है जिसके बगैर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो डिश है वो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, उसको आप बना ही नहीं सकते। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए फॉरेन एक्सचेंज।
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक्सपोर्ट द्वारा ही हो सकती है। होता क्या है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो इंटरनेशनल डिमांड आपके देश में बढ़ता है। इंटरनेशनल डिमांड बढ़ेगा तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। गाइज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा तो अल्टीमेटली आप कह लीजिए कि आपके देश के लोगों के पास में पैसे आएंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, एजुकेशन, हेल्थ, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होगी, ओवरऑल आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है। अच्छा, अभी ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये आप है ना 11th स्टैंडर्ड से सुनते आ रहे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या? रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कब कर पाओगे? व्हेन यू इंप्रूव योर इफिशिएंसी एंड रिड्यूस योर वेस्टेज। आप वेस्टेज कम करोगे और इफिशिएंसी बढ़ाओगे तो ही आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो होने वाला है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए अब होता क्या है, जब आप मैक्सिमम प्रोडक्शन करते हो आपका कॉस्ट कम होता है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपने सुना होगा। तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल के जरिए आपका कॉस्ट कम हो जाता है, आपका वेस्टेज कम हो जाता है, अल्टीमेटली आप रिसोर्सेज को मैक्सिममली यूज कर पाते हो। एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। देखिए, सिंस द सप्लाई ऑफ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन गल्फ कंट्री इज इन एक्सेस ऑफ द होम डिमांड, हेंस सरप्लस प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। अभी क्या होता है, आप अगर गल्फ कंट्रीज में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। अब वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कि घर की जरूरत से ज्यादा है वो। तो वो लोग क्या करते हैं, जो घर की डिमांड है, लोकल डिमांड जो है वो सेटिस्फाई करने के बाद जो बचा हुआ है वो इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर देते हैं। इससे अल्टीमेटली उनके रिसोर्सेज का वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है स्प्रेड इफेक्ट। अब स्प्रेड इफेक्ट मतलब क्या? देखिए, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो अदर सेक्टर है, जैसे कि मैं बताया आपको अलाइड सेक्टर जिनको कहते हैं, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये भी आप कह लीजिए कि अल्टीमेटली डेवलप होने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से ये सारा जो है अल्टीमेटली डेवलप होगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्प्रेड इफेक्ट। एक एक्सपोर्ट के बढ़ने की वजह से आप कह लीजिए आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, देन उसके बाद में आप कह लीजिए ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। देन उसके बाद में आता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। गाइस, अभी अगर मैं आपको कहूँ कि एक बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जो मारुति 800 से उतरता है, लोकल कपड़े पहने हुए है, हाथ में 70 रुपये वाला वॉच है। आप बोलोगे यार इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना हाई नहीं है। दूसरी तरफ एक बंदा है जो आईफोन रखता है अपने पास में, मर्सिडीज से उतर रहा है और उसके आंग पे आप कह लीजिए कि रेमंड की जो है कपड़े हैं, राइट, हाथ में रोलेक्स का वॉच है। आप बोलोगे यार ये बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बहुत हाई है। कहने का मतलब क्या है कि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स के जब आप यूज करते हो तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अल्टीमेटली इंप्रूव होता है। ये तो हो गया सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट आपके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से इनकम बढ़ रहा है लोगों का, इनकम बढ़ने की वजह से उनका एजुकेशन बढ़ेगा, अल्टीमेटली उनका रहन सहन जो है वो इम्प्रूव होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। दे कैन एक्सेस टू द वेरियस प्रोडक्ट विच आर हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। तो हाई स्टैंडर्ड लाइफ को वो एक्सेस कर पाएंगे बिकॉज ऑफ राइज इन इनकम विच इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, यू कैन से। नाउ, अब तक हम लोगों ने देखा कि कौन से इंपॉर्टेंस है एक्सपोर्ट मार्केटिंग के कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, नेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोगों ने देखा। अभी 1 मिनट में आप लोगों को अनम्यूट होने को कह रहा हूँ। आप लोग अनम्यूट कीजिए अपने आप को और मुझे बताइए आपको कोई डाउट है क्या? गाइस, अनम्यूट योरसेल्फ। बोलिए, किसी को कोई भी डाउट है? देखिए सारे पॉइंट्स देख लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी किसी को कुछ डाउट हो। आर यू श्योर? देख लीजिए। वापस एक बार पॉइंट्स बता रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज, इंटरनेशनल रिलेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, रेपुटेशन इन द वर्ल्ड। यस, बोलिए, कोई डाउट फिर से पूछ रहा हूँ। आर यू श्योर? ओके, नाउ डू वन थिंग, म्यूट योर सेल्फ। आई विल स्टार्ट विद अनदर पॉइंट्स। यस, म्यूट योर सेल्फ। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट। हाँ बोलिए म्यूट। हाँ, दिव्या का मैसेज आया, क्या मैसेज है? आई एम नॉट गेटिंग यू। गूगल मीट पे ऐड करो उसको, जस्ट अ मिनट। या, तो अब तक हम लोग बात कर रहे थे नेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ओवरऑल लोकल लेवल पर एक फर्म के लिए क्या इंपॉर्टेंस है एक्सपोर्ट मार्केटिंग का। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रेपुटेशन का। अगेन देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कहा, आज आप लोग बात करते हो कोका कोला देखा है आपने, पेप्सी देखा है आपने, आप सोनी के प्रोडक्ट देखते हो, फिलिप्स के प्रोडक्ट देखते हो,
HLL के प्रोडक्ट देख रहे हो आप, ये सारे प्रोडक्ट आपके पास में अवेलेबल है। द रीजन इज ओनली वन, एक ही रीजन है। रीजन सिर्फ ये है कि वो पर्टिकुलर फर्म्स वहां से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर वो एक्सपोर्ट ना करे तो आप ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो आप कंपनी को भी नहीं जानोगे। जैसे कि मैंने इसके पहले भी कहा, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट को पहचानते हैं, एप्पल को पहचानते हैं, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ विंडोज एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ आईफोन। तो एप्पल की पहचान आईफोन से है। तो गाइज अगर मैं एक्सपोर्ट ना करूं तो इंटरनेशनल मार्केट में मेरे फर्म का कोई रेपुटेशन क्रिएट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग है वो इंटरनेशनल मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का रेपुटेशन बिल्ड करने में, मेरे फर्म का रेपुटेशन बिल्ड करने में, गुडविल जो हम लोग कहते हैं, आपने इसके पहले सुना भी है, पढ़ा भी है, गुडविल, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता है। तो गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है ओनली बिकॉज ऑफ, आप कह सकते हो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। इंटरनेशनल मार्केट में जो इंटरनेशनल गुडविल है वो आपको तभी मिलेगा जब आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट सेल करोगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑप्टिमम प्रोडक्शन। अगेन जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, आप उससे इसको काफ़ी कनेक्ट कर सकते हो। सीधी सी बात है, जब कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो ऐसे में डोमेस्टिक डिमांड जो आपका है, उस डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ आपको इंटरनेशनल डिमांड भी मिलता है। तो सीधी सी बात है, जब मान लीजिए कि मेरे कंट्री में 10 का डिमांड है, 10 यूनिट का डिमांड है, तो मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ। लेकिन जब मैं इंटरनेशनल मार्केट में उतर रहा हूँ तो वहाँ पे 100 का डिमांड है, तो मुझे 10 की जगह 110 प्रोडक्शन करना है। अब एक कॉन्सेप्ट आपने पहले भी सुना होगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। अगर किसी को नहीं पता तो मैं एक बार बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप। इकोनॉमिक ऑफ स्केल मतलब क्या होता है कि जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो द कॉस्ट बिकम जीरो, और यू कैन से द कॉस्ट रेड्यूसेस। जैसे ही मेरा प्रोडक्शन बढ़ता है ना, मेरा क्वांटिटी बढ़ता है, तो अल्टीमेटली जो मेरा कॉस्ट है वो कम हो जाता है। फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप। मान लीजिए अगर मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठते हैं और 100 रुपया मुझे मीटर बिल आता है, तो यानी कि एक बच्चे के ऊपर मेरा मीटर बिल हो गया मान लीजिए 10 रुपया। अगर यहाँ पर मैं 20 बच्चे बैठा दूं तो अल्टीमेटली मेरा पर हेड मीटर बिल जो है वो 5 रुपया हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपका क्वांटिटी बढ़ता है तो आपका कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली कम होता है। तो गाइज फंडा बहुत सिंपल सा है कि जैसे ही आप एक्सपोर्ट करने लगते हो तो आपका डिमांड बढ़ता है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होता है, और इसीलिए आप अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है वो कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। चलिए इसका एक बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनिए आप। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, आप एक्सपोर्ट मार्केटिंग के थ्रू रिस्क को स्प्रेड कर सकते हो, रिस्क को कम कर सकते हो। चलिए मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि मिहिर का एग्जांपल लेते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि मिहिर जो है वो एक आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मान लीजिए कि वो सिर्फ इंडिया में आइसक्रीम सेल कर रहा है, तो नो डाउट गर्मी के महीने में तो यार मिहिर फुल अर्निंग करेगा, पैसे आप कह लीजिए, पैसे छापेगा, आप कह लीजिए बहुत पैसा अर्न करेगा, क्योंकि गर्मी का टाइम है, सब लोग आइसक्रीम खाएंगे। बट ठंडी के सीजन में बहुत सारे लोग आइसक्रीम प्रीफर नहीं करते, बारिश के सीजन में बहुत सारे लोग आइसक्रीम प्रीफर नहीं करते। तो ऐसे में क्या होता है, मान लीजिए कि अगर मिहिर एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। ए गाइस, मान लीजिए कि मिहिर गर्मियों के दिनों में यहाँ पे इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जब ठंडी के दिन आते हैं तो मिहिर क्या करता है, अपना एक्सपोर्ट किसी ऐसे नेशन की ओर करता है जहाँ गर्मी का मौसम हो। तो ऐसे में क्या होगा, साल भर मिहिर फुल पैसे छापेगा, साल भर मिहिर फुल पैसे कमाएगा। तो जो 8 महीने का रिस्क था, रिस्क ऑफ डिक्रीज इन सेल, मिहिर उस रिस्क को स्प्रेड करता है, उस रिस्क को कम करता है, आप कह लीजिए इंटरनेशनल मार्केट में उतरकर। दूसरा एग्जांपल ऐसे देखते हैं, मान लीजिए कि इंडिया में चल रहा है दोस्त मंदी, इंडिया में आ गया रिसेशन। तो ऐसे में अगर आप दूसरे कंट्रीज में अगर प्रोडक्ट सेल करते हो, कहीं तो आपका मार्केट में कोई तो ऐसा नेशन होगा जहां पर आप कह लीजिए रिसेशन ना हो, प्रोस्पेरिटी हो, जहां पे बहुत तेजी हो, मंदी ना हो। तो अगर आपको इंडिया में मंदी है, इंडिया में अगर लॉस हो रहा है, तो आप वो रिकवर कर सकते हो किसी और नेशन से। बट उसके लिए रीजन क्या है, उसके लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट में उतरना होगा, यानी कि आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग करना पड़ेगा। तो किसी एक एरिया में एटलीस्ट आपको प्रॉफिट अर्न करने को मिलता है जब आप किसी दूसरे एरिया में लॉस खा रहे हो। तो ये एक्सपोर्ट मार्केटिंग के द्वारा ही हो पाता है। देन बात करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का। गाइस ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि ये पॉइंट जल्दी समझ में नहीं आता है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है वो समझ लीजिए आप। ऑब्लिगेशन वर्ड का मीनिंग आपको मालूम है, कर्तव्य। तो अब ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, मैं अगर कोई बाहर से अगर कुछ भी इंपोर्ट कर रहा हूं तो उससे मेरे देश को लॉस है।
क्योंकि इंपोर्ट करने की वजह से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है, फिर भी आपका देश आपको इंपोर्ट करने की परमिशन दे रहा है। तो वो परमिशन क्यों देता है? वो इसके लिए परमिशन देता है क्योंकि वो कहता है कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, मान लीजिए मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो गवर्नमेंट मुझे कहता है कि आप इससे फिनिश गुड्स बना के एक्सपोर्ट करो। यानी कि जितना पैसा बाहर गया है आपके रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की वजह से, उससे ज़्यादा पैसा देश में आना चाहिए। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। मान लीजिए अगर मैं 100 रुपये का अगर लकड़ी लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि आप इससे 200 रुपये का चेयर बनाकर सेल करो, आप एक्सपोर्ट करो। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो अल्टीमेटली देश को बेनिफिट होगा। तो इसको कहते हैं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जितने भी आप देखोगे आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या फ्री ट्रेड जोन है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्हें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरे करने में सहायता होती है। गवर्नमेंट जो भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन लगा रहा है वो उसको पूरा कर पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। लार्ज स्केल एक्सपोर्टर आर नीडेड टू ऑनर सच एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। जो बड़े एक्सपोर्टर है उनको तो ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पूरा करना ही पड़ता है, और जब वो एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो ये ऑब्लिगेशन अल्टीमेटली पूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूंगा इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। गाइस होता क्या है कि अगर मान लीजिए इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल ही ना हो, आपने देखा इंडियन रेलवे का हालत क्या है। जब ये रेलवे अगर प्राइवेट पार्टीज के हाथ में होता तो अल्टीमेटली इसमें बहुत सारे इंप्रूवमेंट होते। देखिए क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में उतरने के बाद में ना कंपटीशन क्रिएट होता है। कंपटीशन क्रिएट होता है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए रिसर्च पे कंसंट्रेट करता है, अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, राइट। जो एक्सपीरियंस डीलिंग है फॉरेन मार्केट का वो कंडक्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों की वजह से, रिसर्च डेवलपमेंट की वजह से अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो इफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाएगा। आप कह लीजिए कंपटीशन ही नहीं है, मुझे पता है मैं ही मार्केट का राजा हूँ, तो मैं अपना क्वालिटी इंप्रूव नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता है मेरी तरह 10 लोग अगर मार्केट में है, तो गाइस मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, इफिशियंसी बढ़ाना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट स्टैंडर्ड कह लीजिए आप। अगेन सेम पॉइंट है, आप कह लीजिए export firm has to maintain and improve standard in quality order to meet the international standard। देखिए अभी सीधी सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 7-8 साल पहले की बात करूं मैं, जो इंडिया में प्रोडक्ट सेल होते थे मोबाइल फ़ोन, उसका क्वालिटी बहुत चीप होता था और महंगे भी होते थे। उसके बाद इंडिया में यार एक प्रोडक्ट का कंपनी आया मोबाइल लेके, जिसको हम लोग Xiaomi कहते हैं, एमआई के नाम से आप जानते हो। आप अगर जितने लोग कनेक्ट है, मैं कह सकता हूँ अगर 10 लोग कनेक्ट है तो 5 लोगों के हाथ में Xiaomi का मोबाइल फ़ोन होगा। इवन मैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो भी रेडमी Xiaomi का ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में आ गया, और इसके आने के बाद जो अदर कंपनीज है अल्टीमेटली उनको अपना प्राइस कम करके बेटर क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड करना ही पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इंटरनेशनल मार्केट उतर कर आता है तो हम लोग अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं। मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल बता सकता हूँ। गाइज आपको मैं कहूँगा 58 ईयर्स से हम लोग एक ही एजुकेशन पॉलिसी लेकर चल रहे थे, लेकिन अब देश में जब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ आना शुरू हो गई, हमें अपना एजुकेशन पॉलिसी चेंज करने का ध्यान में आया। हमारी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो कभी भी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड इम्प्रूव कब होगा, जब उस स्टैंडर्ड का या हाई स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट मार्केट में इंटर होगा, और वो तभी होगा जब आप एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होंगे। देन बात करते हैं लिबरल इंपोर्ट। गाइस नॉर्मली इंपोर्ट जो रेस्ट्रिक्टेड होता है, मैंने आपको बताया था ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर में आप कह लीजिए टैक्स बढ़ाकर या क्वांटिटी रेस्ट्रिक्ट करके गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो ऐसे में आप इंपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे, तो इन दैट केस गवर्नमेंट आपके इंपोर्ट को लिबरल करता है। तो एक्सपोर्ट के द्वारा ही आपका इंपोर्ट जो है वो पॉसिबल है। सीधी सी बात है, एक्सपोर्ट करोगे, एक्सचेंज अर्न होगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तभी तो आप इंपोर्ट कर पाओगे। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज है जो यूटिलाइज होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए आपका एक्सपोर्ट ज़रूरी है। तो अगर आपको लिबरल इंपोर्ट चाहिए किसी भी चीज़ का, मान लीजिए टेक्नोलॉजी का, मशीनरी का या कंपोनेंट का, तो उसके लिए आपको इस एक्सपोर्ट मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। देखिए जो इंडियन एक्सपोर्टर है गाइस, एक्सपोर्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके देश के लिए बेनिफिशियल है, ये बात गवर्नमेंट भी अच्छी तरीके से जानता है। तो जब भी कोई कंपनी एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है ना, गवर्नमेंट उसको बहुत सारा बेनिफिट देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, आप जो भी टैक्स भरते हो आपको रिटर्न मिल जाता है। सेल्स टैक्स एग्जम्पशन, एग्जम्पशन मतलब आपको भरने का जरूरत ही नहीं है, यू हैव नो नीड टू पे द टैक्सेस एंड ऑल। बिसाइड दिस यू गेट द असिस्टेंस फ्रॉम द एक्सपोर्ट प्रमोशन। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आईआईपी,
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत सारे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट हायर प्रॉफिट। बहुत सारी बार आप देखोगे कि इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट का डिमांड इतना ज़्यादा होता है कि आप महंगे दाम में वहाँ पे प्रोडक्ट सेल करते हो। दूसरी बात, जब आप इंटरनेशनल मार्केट में उतरते हो, आप हायर प्राइस तो चार्ज कर ही रहे हो, साथ ही साथ आपका सेलिंग बढ़ता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड। तो ये जो हाई प्राइस ऑफ गुड्स है, आपका ये हाई प्राइस ऑफ गुड्स नॉर्मली जो एक्सपोर्टर है उनको हेल्प करता है, आप कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। सीधी सी बात है, अगर आपका प्राइस ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका जो इनकम होगा वो भी ज़्यादा होगा। होम मार्केट के ऐसे में जो आपका होम मार्केट है, कह लीजिए आप होम मार्केट के कंपैरिजन में आप हायर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अर्न कर पाते हो, तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, आप कह लीजिए। तो अल्टीमेटली गाइज ये जो 9 पॉइंट हम लोगों ने देखे, इसका बेनिफिट है आप कह लीजिए आपके कंपनी को, आपके देश की कंपनी को, और जिसके पहले के पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे वो आपको बेनिफिट है आपके ओवरऑल नेशन को। तो दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट यू कैन से, दिस आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योर एक्सपोर्ट मार्केटिंग टू नेशन एज वेल एज टू द कंपनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है उसके बेस पर आपको आंसर लिखना है। अगर सिर्फ कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग, आप दोनों के 4-4 पॉइंट लिखोगे। अगर आपको कह रहे हैं सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल पूछ रहा है, लाइक एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग टू अ नेशन, नेशन वर्ड आ गया, सिर्फ नेशन के पॉइंट लिखोगे। सिर्फ कंपनी या सिर्फ फर्म का वर्ड आ गया तो आप सिर्फ फर्म वाले लिखोगे। दोनों आ गया तो दोनों लिखोगे, दोनों नहीं आया तो भी दोनों लिखोगे, राइट। तो बेसिकली आप कह सकते हो ये आपका इम्पोर्टेंस है